ये दोनों पार्टियों को देख लीजिए। एक कांग्रेस है जहां पे नेशनल प्रेसिडेंट एक दलित को बनाया गया, उसको पूरा अधिकार दिया गया। एक भारतीय जनता पार्टी है जहां पे अभी परसों मऊ जनपद के घोसी संसदीय क्षेत्र में राजभर जी का लड़का जो टिकट पा रहा है इंडिया के गठबंधन से, इस सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय पाठक जी ने मुर्गा बनवा दिया लोगों के सामने। उच्च जाति के समर्थकों और भाजपा समर्थकों के सामने उनको मुर्गा बना के कहा कि माफी मांगो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को बहुत आलसी कहा जाता था कि वो जनता के बीच नहीं जाते हैं और इसीलिए कांग्रेस जनाधार हो रही है। फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा तक पैदल चले और फिर उन्होंने भारत जोड़ो। इस बीच संसद से राहुल गांधी को निलंबित तक कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी की जीवटता जारी रही कि राहुल गांधी के अंदर बदलाव, कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव। आज के वीडियो में हमारे दो एक्सपर्ट के राय सर, रमेश सर, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिनोन्ड एडवोकेट्स हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आप वीडियो देखिए और कमेंट से बताइए कि आपको। सर, आज़ादी के 75 साल बाद आज जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, यह अपने बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। यह इस बात को तय करेगा कि भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि जिस तरह से सारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कुछ लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे यहाँ कायम हुई थी, उनको पूरी तरह से वर्तमान सत्ताधारी दल ने आघात पहुंचाया है। ऐसे में राहुल गांधी जो पहले चरण में पूरे भारत उत्तर से दक्षिण से लेकर उत्तर तक की उन्होंने यात्रा की, फिर पूरब से और पश्चिम की यात्रा करके उन्होंने भारत को समझने की कोशिश की, और फिर इस प्रक्रिया में क्या राहुल गांधी के द्वारा जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस को फिर से वो एक नया स्वरूप दे रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, इस देश में दो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका अखिल भारतीय स्वरूप है। एक पॉलिटिकल पार्टी करीब 138 साल पुरानी है, उसके कंधे पर यह भी जिम्मेदारी थी कि वो इस देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करे, और एक लंबी लड़ाई 1885 से 1947 तक लड़ी, कुर्बानियाँ दिया उसने। लेकिन उस दौर में भी कांग्रेस कई धाराओं में विचार के कई रास्तों से गुजरती रही, अपने को परिष्कृत और परिमार्जित का कंसेप्ट का। दूसरी एक वैसी पार्टी है जिसके पितृ पुरुष का जन्म 1925 में हो गया था, जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहा जाता है। यह वो दौर था जब आजादी की लड़ाई, जब जलियांवाला बाग से लेकर और हमारे महात्मा गांधी के और क्रांतिकारी आंदोलन का आवेग बहुत तेज था। उस दौर में इस जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा था, जिसके प्रभाव से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ था। आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई। अगर उसको पलट के कहें तो उन्होंने वो भूमिका निभाई जिससे अंग्रेजी साम्राज्यवाद मजबूत हो रहा। जैसे कि विश्व युद्ध में उन्होंने सैनिकों की भर्ती कराई, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में आज़ादी के दीवानों को गिरफ्तारी करवाने में लोग मुखबिरी का भी काम किए। इसके दस्तावेजी तो दो पार्टियां हैं और दो विचारधारा है। एक देशभक्त था, एक राष्ट्रवादी था, और एक अंग्रेज भक्त था और हिंदुत्ववादी था। कांग्रेस में जो आप देख रहे हैं परिवर्तन, ये कांग्रेस में पहला परिवर्तन नहीं हुआ। 1885 वाला कांग्रेस 1905 में ही बदल गई थी। जी। वो WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी की कांग्रेस थी। वो अपील दलील वकील वाली कांग्रेस थी। वो अंग्रेजों से मिलते थे, अंग्रेजों के सामने अपनी हिंदुस्तानियों की समस्याएं रखते थे, लेकिन किसान मजदूरों की समस्याएं नहीं रखते थे। वो तालुकेदारों और जमींदारों की समस्याएं रखते थे। वो सूट बूट शेरवानी वाले लोग थे, वो पगड़ी और टोपी वाले लोग थे। तिलक ने आकर कहा था कि ये आज़ादी का ये रास्ता नहीं है कि अंग्रेजों के साथ आप भोजन करिए, अंग्रेजों के साथ फोटो खिंचवाइए और अपील दलील और वकील के जरिए अपनी बात करिए। गोखले ने भी यह नहीं कहा था, और उसको पूरा काया पलट किया महात्मा गांधी ने 1917 के आसपास, जब उन्होंने कहा कि किसान मजदूर के आए बगैर, जिसका आपको बारदोली से लेकर चंपारण तक देखी। लेकिन गांधी को भी चुनौती देने वाला एक भगत सिंह पैदा हो रहा था, जो देख रहा था कि गांधी का आंदोलन में भी वो धार नहीं, और गांधी
बिना किसी लोगों के राय लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन वापस ले लिए, देश में निराशा छा जा रही थी। तो कांग्रेस में उस समय भी दोनों धाराएं मौजूद थी। आप नरम दल और गरम दल की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने भगत सिंह के रिहाई की बात नहीं की, वही भगत सिंह को मोतीलाल नेहरू चंदा देते थे, ऐसा इलाहाबाद में कहा जाता है, उसके प्रमाण मौजूद है। उसी भगत सिंह को, उसी चंद्रशेखर आजाद को, उसी बिस्मिल को सुभाष चंद्र बोस सहानुभूति करते थे, उन्हीं लोगों को कांग्रेस के बड़े नेता किचलू से लेकर लाला लाजपत राय तक चंदा देते थे, मदद पहुंचा। ये चीज हमने आजादी के वक्त भी देखा। जब नेहरू जी आए, ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी उस कांग्रेस को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिस कांग्रेस को नेहरू और इंदिरा गांधी ने बनाने का प्रयास किया था। यहीं पर सर एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अगर नेहरूवियन एरा की जो उसको अगर वो फिर से पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में है और इसमें वो समाज के बड़े हिस्से को जो किन्हीं कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से वंचित रहा है, उसको फिर से हिस्सेदारी देने के लिए, जैसा कि उनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखें जो कल जारी हुआ, उसमें ये चीजें दिखती भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी प्रक्रिया भी चल रही है कि कांग्रेस से तमाम नामचीन लीडर जो कांग्रेस के अध्यक्ष के स्वयं राहुल गांधी और सोनिया जी के बहुत करीबी थे, उन सब लोगों ने कांग्रेस एक एक करके धीरे धीरे अभी हालिया समय में घटना हुई है, जिस तरह से गौरव वल्लभ जो बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। इसके अलावा आपने देखा हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री तक रहे लोग भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पर और ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी नेहरूवियन एरा को पुनः लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नेहरूवियन एरा उस दौर की जरूरत थी जब इस देश में आज़ादी के बाद इंडस्ट्री नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और इस देश में दिखाई पड़ रहा कि 1917 में पूरी दुनिया को चमत्कृत करने वाली रशियन क्रांति हुई थी, जिसने प्राकृतिक संसाधनों को, उत्पादन के साधनों पर सरकार और सत्ता का नियंत्रण रखा। जी। इस देश का पूंजीपति इतना मजबूत नहीं था कि वो आधारभूत चीजें जैसे बिजली है, कोयला है, इस्पात है, खान है, उसको जनरेट कर सके। नेहरू जी ने उसको बैलेंस किया था, जिसको वेलफेयर इकोनॉमी कहते हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात करते, जिसके चलते भाखड़ा नंगल बांध से लेकर बड़े बड़े कल कारखाने बड़े, और यह देश दुनिया के भी कतार में तीसरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश हो गया। फिर भी वो भाखड़ा नंगल बांध हो, चाहे बड़े बड़े कारखाने हो, टाटा बिरला और इन लोगों के, वो उससे अमीर ज्यादा पल्लवित पुष्पित हो रहे थे और बाकी लोगों को रोजगार मिल रहा था, संपन्नता रही थी। लेकिन जो हाशिए का समाज था उसके अधिकार की बात नेहरू के समय में भी प्रमुखता से नहीं लिया गया। उस चैप्टर को रीराइट कर रहा है राहुल गांधी, क्योंकि उसने बीच में देखा कि किस तरह से ओपन इकोनॉमी की जगह, बाजारीकरण की जगह, उदारीकरण की जगह, निजीकरण के जरिए इस देश को पुनः एक गुलामी के हाथ उसमें डाल दिया था, जिसके चैंपियन आडवाणी जी हुए, जिसका सबसे बड़ा भक्त जो है इस दुनिया के कारपोरेट का सबसे बड़ा एजेंट जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह हुए। तो इससे जो तबाही फैल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, बेरोजगारी में, सेना में, हर जगह, उसकी जांच पड़ताल करके राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देखते हुए समझा कि इस देश में अभी भी 73% लोग सारे संसाधनों से वंचित है, सारे अपॉर्चुनिटी से वंचित है, शिक्षा के मूल धारा से कटे हुए हैं और रोजगार के भी बाजार में उनकी कोई पूछ नहीं है। तो आज जो उनका जो सोशल जस्टिस रेवोल्यूशन है कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने प्रगतिशील लड़के, नए नए लड़के, पंकज श्रीवास्तव से लेकर और दिनेश सिंह से लेकर अपने इलाहाबाद के शाहनवाज तक, ये कितना डिसाइसिव, कितना बेहतरीन काम कर रहे हो सीनियर लोगों के साथ। हो वहाँ अनुग्रह राण सिंह भी हैं, वहाँ प्रमोद तिवारी जी भी हैं, वहाँ पर मोना जी भी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन ये नई खेप जो है कांग्रेस को नियंत्रित कर रही है, अनुशासित कर रही है। तो इस मामले में ये बहुत क्रांतिकारी छलांग है जिसको इसका मैनिफेस्टो जाहिर करता। और इस धारा के रहते ये न वल्लभ जी रहेंगे न अशोक चौहान रहेंगे, क्योंकि वो लोग जो है बहुसंख्यक समाज के नुमाइंदे थे। और दूसरी चीज ये कि उन्हें 2014 के बाद से लग भी रहा था कि कांग्रेस को पता नहीं कब सत्ता मिलेगी और हम कब मलाई काटेंगे इसके, मतलब क्योंकि वो खाए पिए अघाए लोग थे। मतलब जब वही सत्ता में रहेगा वो उसके साथ रहने के अभ्यस्त, वो खेतिहर मजदूरों की पीड़ा से परिचित लोग नहीं थे, वो खाए पिए अघाए लोग थे।
उन्होंने सत्ता का सुख भोगा था, वो उन परिवारों से जहां पर हर तरह की सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि वो सत्ता के सुख से अपने को वंचित पा रहे थे। दूसरे वैचारिक रूप से उन्हें लग रहा था कि अब यहाँ पर हमारे लिए कुर्सी खाली नहीं रहेगी। नहीं तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर लीडरशिप में जो चाहे वो खड़गे साहब हों चाहे राहुल गांधी हों, उनकी जो आइडियोलॉजी है उस विचारधारा को और जो लीडरशिप की दूसरी सेकंड लाइनरशिप है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाती प्रॉपरली। ये समय लगेगा इसमें। ये जो पार्टी जो है वो इस देश में 91 से उदारीकरण की प्रवक्ता बन गई और उसने देश के सारे संसाधन को बेचने की शुरुआत कर दी है, जिसकी परिणति हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं कि सब कुछ बेच डाले हैं। उसमें खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर रबर स्टैंप न होना और सोनिया गांधी जी के पीछे पीछे दुबक कर चलने वाली शख्सियत न होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस में नेतृत्व बदलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी सारी मानसिकता नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में ये बदलाव आएगा। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है राहुल गांधी के बदले हुए और उन्नत विचारधारा को जाती है। बिल्कुल, अभी राहुल गांधी से सवाल पूछा भी गया था कि धीरे धीरे आपको लोग छोड़ रहे हैं, संगठन ही नहीं बचेगा तो आप अपनी जो वैचारिक समझ है आपको कैसे उसको क्रियान्वित करेंगे। तो उन्होंने क्यूबा की तानाशाह बतिस्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि जब बतिस्ता से चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो लड़ रहे थे तो वो वहां लड़ते हुए कुछ लोग उसमें शहीद हो रहे थे, वहां संगठन भी बन रहा था और जो बचे बाद में उन लोगों ने वहां एक समाजवादी और एक बेहतर समाज बनाया। तो कांग्रेस इसी तरीके से आप ऐसे देखिए, दोनों पार्टियों को देख लीजिए। एक कांग्रेस है जहां पे नेशनल प्रेसिडेंट एक दलित को बनाया गया, उसको पूरा अधिकार दिया गया। एक भारतीय जनता पार्टी है जहां पे अभी परसों मऊ जनपद के घोसी संसदीय क्षेत्र में राजभर जी का लड़का जो टिकट पा रहा है एनडीए के गठबंधन से, इस सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय पाठक जी ने मुर्गा बनवा दिया लोगों के सामने। उच्च जाति के समर्थकों और भाजपा समर्थकों के सामने उनको मुर्गा बना के कहा कि माफी मांगो पब्लिक से, और सारी दुनिया ने देखा। एक तरफ वो दलित का लड़का सवर्ण समाज के सामने और भाजपा के समर्थकों के सामने मुर्गा मल के माफी मांग रहा है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं और ठहास ले रहे हैं और जय श्री राम जी का नारा लग रहा है। जिस श्री राम जी को सबरी के आसन में जूठे के बेर खाने के में आनंद महसूस हो रहा था, उस श्री राम के नारे के बीच में, उस भगवान के नारे के बीच में एक सबरी का बेटा मुर्गा बन के चिल्ला रहा है। ये भाजपा है। ये भाजपा है जो इस प्रदेश के एक बड़े नेता और सम्मानित डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 20 मंत्रियों के बीच में स्टूल पर बैठने को कहा गया। ये भाजपा है जहां पर मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बैठा हो, उसके सर पर माननीय प्रतिष्ठित नेता पूरा पेशाब कर रहे हैं जिसका वीडियो बन रहा है। तो ये जो वैचारिक अंतर है, जो खड़गे साहब का सम्मान है और जो हमारे भाजपा में मुर्गा बन के जो है सबरी के बच्चे माफी मांग रहे हैं और सर पे पेशाब किया जा रहा है, स्टूल पे बैठाया जा रहा है डिप्टी सीएम को। तो ये 73 बनाम 13 है। ये अपने ही समाज के हाशिए के लोगों को अपमानित करके इस बनाना चाह रहे हैं कि जो 5000 साल की व्यवस्था है वह इस आधुनिक काल में भी हम जारी रखेंगे अपने तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य कांग्रेस के पास है, भविष्य इंडिया अलायंस के पास है, भविष्य जो वामपंथी बहुत प्रगतिशील भविष्य समाजवादी पार्टी के पास, भविष्य जो इसी तरह के विचारधाराओं के गठबंधन के पास। तो कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान चुनाव है या बहुत निर्णायक मोड़ है, निर्णायक मोड़ इस मामले में होगा कि भारत में जो भी सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं वो कैसे बदलेंगी और भारत एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में स्थापित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए यह चुनाव बिल्कुल यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहन जी जिस तरह से जीरो पे जा रहे हैं, उस समय खड़गे जी का व्यक्तित्व तो जैसे उभर रहा है, उसमें दलित समाज के सामने अब कोई दुविधा नहीं रहेगी। दलित समाज खड़गे साहब को अपना नेता मानेगा। खड़गे साहब टिकाऊ नेता है, जैसे मानवर काशीराम थे, जैसे अब बाबा साहब अम्बेडकर थे। धन्यवाद सर। इन्हीं सब के साथ हम लोग चर्चा जारी रखेंगे इस लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।